नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हाईकोर्ट में वकील हैं प्रभा नैथानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम विशाखा गाइडलाइंस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर जो कानून बना है वो कानून क्या है, क्या उसमें चूके हैं, क्या खामियां हैं, कैसे उसको हम और बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। प्रभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। और दोस्तों, हमारे साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर लता जोशी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रज्ञा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आप दोनों ही, हम तीनों ही लोग इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। प्रभा जी, सबसे पहले हर जगह हम देखते हैं कि हर जगह विशाखा गाइडलाइंस का नाम आता है, तो ये गाइडलाइन आखिर है क्या, कब ये बनी, किन कारणों से, किन वजहों से ये उपजी है, उस पर आप बताएं। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये हम कहीं भी जो भी कमेटी फॉर्म होती है वो इसी के गाइडलाइंस में फॉर्म होती है। 1992 के आसपास राजस्थान में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसमें भवरी देवी नामक की एक महिला भी काम करती थी। राजस्थान के गाँव में वो अपना कामकाज देखती थी। अपने काम के मुताबिक वे परिवारों से मिलती थी और बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता फैलाती थी। अगर उन्हें लगता था परिवार मानने को राजी नहीं है और बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, तो वो पुलिस प्रशासन से शिकायत करती थी। कि ऐसी ही घटना की शिकायत उन्होंने पुलिस से की जो कि गुर्जर परिवार से ताल्लुक रखता था। वह परिवार अपनी 1 साल की बेटी की शादी करने की तैयारी कर रहे थे। भवरी देवी की शिकायत के बाद गुर्जर परिवार और गांव वालों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया। उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। भवरी देवी ने इसका विरोध किया तो 5 लोगों द्वारा उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। न्याय पाने के लिए भवरी देवी ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। भवरी देवी के खिलाफ हुए अन्याय से बहुत सी महिला समूह और गैर सरकारी संस्थाओं ने मिलकर साल 1997 में विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसे विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार के नाम से जाना जाता है। इस याचिका में भवरी देवी के लिए न्याय और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। 1997 से पहले महिलाओं पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत धारा 354, 354C, 354D आईपीसी, महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले 375 और सेक्शन 509 आईपीसी किसी औरत के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात या हरकत के तहत ही दर्ज होती थी। इस फैसले से विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न संविधान में निहित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। इसके साथ ही कुछ मामले स्वतंत्रता के अधिकार 19(1)G के उल्लंघन के तहत भी आते हैं। साल 1977 से लेकर 2013 तक दफ्तरों, कार्यस्थलों पर इन मामले को देखा जाता रहा है, लेकिन 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आया, तो 2013 के बाद ही हम इसे फॉलो कर रहे हैं। तो मैम, कितने लोगों को इस कानून का फिर फायदा मिल पाया और कहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ कमियां रह गई हैं? फायदा तो देखिए ये है, जो अपनी आवाज उठाएगा फायदा उसी को मिलेगा। आज भी लोग, महिलाएं ऐसी हैं कि वो बाहर निकल के नहीं आती, अपनी आवाज को दबा के ही रखती हैं, ये सोच के कि समाज में उनकी बदनामी होगी। और जो आगे आते हैं न्याय पाने के लिए या इस चीज से उभरने के लिए, उनको मिलता है, दो इट इज डिलेड, बट ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलता है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि कानून बन जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति, व्यवहारिक धरातल की स्थिति कुछ और होती है। और वही कि जिस तरह का हमारा समाज है कि महिलाएं आ नहीं पाती हैं बाहर, कि हमारी ही बदनामी होगी, तो इसे लेकर क्या कभी कुछ सुधार कानून में? इसके सुधार के लिए तो यही तरीका कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगातार कराने चाहिए, जागरूक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम महिलाओं को जो है उनको अपने मौलिक अधिकार ही नहीं पता कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। समाज में जब तक उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक उनकी समझ में ये नहीं आएगा कि हम इक्वल हैं, हम किसी से कम नहीं है, तो शायद वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उससे उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का जो कानून है वो कितना कारगर आपको लगा और किन परिस्थितियों से वो कानून आया? देखिए, जब से ये बना है लोग आगे आके अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं वो भी एकदम ओपनली नहीं करते हैं। उन्हें भी पता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी शिकायत आगे तक होगी, ये मामला आगे तक भी
जाएगा, फैमिली दोनों तरफ की डिस्टर्ब होगी, जिसके साथ पीड़िता जो है, जो उससे हो रही है पीड़ित, वो भी इनफेक्ट होगी, तो दूसरी पार्टी जो कर रहा है वो भी होगा, ऑफिस में बेइज्जती होगी, घर परिवार में डिस्टर्बेंस होंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि अब जैसे पहले से कोई भी जा रहा है, कोई भी जेंट्स जा रहा है, किसी के हाथ मारते हुए चला गया और वो औरत कुछ बोल ही नहीं पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो हाथ मारने से पहले 10 बार सोचेगा जरूर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस एक्ट से ये बुरा मान जाए या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट मांग ले। जी, और कानून का यही फायदा भी होता है कि एक डर तो पैदा की जाए। डर तो पैदा किया, डर है एक आम, अगर आप एक वर्किंग प्लेस में जाके देखें तो डर है, ऐसा नहीं कह सकते कि डर नहीं है। लेकिन ज्यादातर स्थिति में महिला कमजोर ही नजर आती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नौकरी कर रही होती है या कोई प्राइवेट नौकरी कर रही होती है, तो उसको डर होता है कि मैं नौकरी से हाथ न धो बैठूं, मुझे घर न बैठना पड़ जाए। वही डर जो है ना, उस डर को भगाना बहुत जरूरी है। जिस दिन उसे ये समझ में आ गया कि मैं इनसे कहीं कम नहीं हूँ, अगर मैं नौकरी कर रही हूँ तो मैं अपने मेरिट पे कर रही हूँ, मैं अपने किसी हस्बैंड के सपोर्ट से नहीं कर रही हूँ या अपने बॉस के सपोर्ट से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई हमें नहीं लेके आया, हम खुद आए हैं और अपनी मेरिट पे आए हैं। जिस दिन उनको अपने में कॉन्फिडेंस हो गया तो शायद दूसरे वाले की भी हिम्मत कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज करने की नहीं होगी। कहाँ पे आप आज लड़कियों को कमजोर पाती हैं? जो नई पीढ़ी की लड़कियां आ रही हैं, क्या उनके लिए संदेश होता है आपका कि पढ़ना लिखना? आज की लड़कियों को मैं कमजोर नहीं पाती हूँ, मुझे लगता है अब तो वो ज्यादा जान चुकी हैं अपने लॉ को बहुत जल्दी, अपने जो भी है इतना सारा एडवांस टेक्निक हो गई कि हर समय वो लोग अपडेट रहती हैं कि कहाँ। पहले के लोगों को तो पढ़ने के लिए चाहिए था, आजकल ऑन टिप्स और सबके फोन में सेव होगा विशाखा की गाइडलाइंस। तो कमजोर नहीं पाती हूँ, लगता है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं और इसी वजह से आजकल इन मैटर्स की भी पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है जी। सब डिपार्टमेंट्स में अगर आप देखें, क्योंकि इनका डिस्पोजल हो नहीं पा रहा, मैटर्स ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि सब बोल रहे हैं, तो डिस्पोजल इनका भी प्रॉपर नहीं हो रहा। तो लोग जो चुप रहते थे वो सामने आज आए मामले, और हमें लग रहा है कि मामले बढ़ गए, जबकि मामले पहले भी उतने ही थे। पहले लोग अपनी आवाज नहीं उठाते थे, लेकिन अब बोलना शुरू कर रहा है, एक को देख के दूसरे को देख के सब अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। मैम, ये जो को एजुकेशन है हमारे समाज में, तो वो महिला उत्पीड़न के लिए, जैसे कोई हमारा घर में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, तो इसका मतलब को एजुकेशन कहाँ तक लाभदायक है? वो को एजुकेशन लाभदायक है समाज के लिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल है, क्योंकि आप वहीं से इक्वलिटी लेके आते हैं। अगर कोई आप नर्सरी से ही एक बच्चा, एक लड़की और लड़का दोनों पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में ये भावना नहीं आएगी कि ये लड़का है लड़की है। वही अगर दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ के फिर 10th में आके एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जरूर आएगा कि हम लड़की, हम तो गर्ल्स कॉलेज से आए, ये लड़का है, ये बॉयज कॉलेज से आए। तो कोएड एजुकेशन मुझे नहीं लगता कहीं से गलत है। वो और भी आपको बेसिक, वो जो तमाम सारी जिज्ञासाएं होती हैं लड़कियों के प्रति, वो हमने देखा कि गर्ल्स कॉलेज में भी लड़कियां ज्यादा होती हैं इस तरह की इन चीजों की शिकार, और लड़के भी ज्यादा होते हैं। जहां साथ पढ़ते हैं वहां एक फ्रेंडली माहौल होता है, और वहां समझने में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो लड़कियां बचपन से ही लड़कों के साथ रह रही हैं, कंफर्टेबल हैं, बॉयज भी रह रहे हैं, तो उनको किसी अलग चीज की क्यूरियोसिटी ऐसे कुछ अलग नहीं लगेगा। नहीं होती। जी मैम। तो मैम, आप वकालत के पेशे में हैं, और एक वकील तो हमें लगता है कि बहुत मजबूत स्थिति में होता होगा। क्या एक महिला वकील भी उसी कंडीशंस में, उसी पोजीशन में होती है? हाँ, स्ट्रांग तो है आज के समय में। मुझे ये लगता है कि हाँ, हम अपनी बात कहने लायक होते हैं, हम दूसरों की बातों को ज्यादा कह रहे होते हैं। जी। ये एक ओरिजिनल चीज है कि हम अपनी बात तो शायद इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ, जो दूसरा आता है उसकी बात को प्रॉपर प्लेटफॉर्म में रख के उसके लिए न्याय के लिए करते हैं। मैं तो कई महिलाओं के लिए फ्री ऑफ सर्विसेज देती हूँ, जितना उनको कानून है, उनके राइट्स के बारे में उनको बताते रहती हूँ। विशाखा की तरह के कई मैटर्स हैं जो हम हाईकोर्ट तक लेके आए हैं, जिनमें उनको रिलीफ मिला है। जी। आज साइबर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत लड़कियां परेशान है। हमें लगता है कि ब्लैकमेलिंग हो रही है, आपने फोटो ले ली उनकी, फिर उसके बाद ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये इसके लिए कोई कानून या इसके लिए क्या? इसमें पूरा दिया हुआ है। देखिए, साइबर सेल का अपना एक अलग रोल है ही है, उसमें एक्ट भी बना हुआ है। तो वो ये कि सब कुछ को अवेयरनेस रखना है, सारे कानूनों को खुद ही पढ़ाना है, स्कूलों से ही मुझे लगता है स्टार्ट कर देना चाहिए। एक सब्जेक्ट इन सारी चीजों पे भी रहना चाहिए कि हमें अपनी राइट्स और कहाँ क्या वायलेशन हो रहा है, उन सबको क्लास 6 ऑनवर्ड देना चाहिए, ताकि बच्चे मैच्योर हो जाते हैं तब तक 6 तक समझने के लिए वो अपनी बात आगे रख सकते हैं। बिल्कुल। मैम, एक प्रश्न मैं पूछना चाह रही हूँ या बात रखना चाह रही हूँ कि जो विधिक जागरूकता अभियान कई तरीके से चलते हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में भी एक लीगल एड की व्यवस्था की जाती है, तो क्या आपकी नजरों में इस तरीके के जो लीगल एड
क्लिनिक करके जो व्यवस्था है उससे कुछ फायदा मिला है, या वहां से कोई केस आपके पास तक आते हैं? आते हैं, बहुत आते हैं। एक न्याय बंधु करके ऐप भी है, उसमें भी लोग अपना डालते ही हैं। लीगल एड से ये है कि आप अपना वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको हाई कोर्ट का आपका मैटर है, नीचे सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, कहीं भी आप अपने लेटर के थ्रू दे सकते हैं उन्हें कि हाँ हम अपना वकील एडवोकेट नहीं अपॉइंट कर सकते, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो लीगल एड की कमेटी है वो आपके लिए फ्री काउंसिल अपॉइंट करती है, तो फायदा मिलता है वहां से भी। आप अपने लेटर पे लिख के दे सकते हैं। जिन लोगों के पास वकील अफोर्ड नहीं कर सकते या जानकारी नहीं है, वो उस माध्यम से भी अपनी बात कोर्टों तक पहुंचा सकते हैं। जी जी। हाई कोर्ट तो इवन लेटर्स पे भी कॉग्निजेंस ले लेता है कि आप अपनी बात रखिए चिट्ठी के माध्यम से, उसी पे वो टीम को डिवाइड करके दे देते हैं। जी जी। मैम जैसे कानून तो बने हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने का एक जो पूरा ढर्रा होता है वो बड़ा लुचपुंज है, और पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, तो कई बार हाईकोर्ट फटकार भी लगाता है। तो क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? कैसे उस सिस्टम को हम दुरुस्त करें कि वो भी महिला फ्रेंडली बने, रिपोर्ट तत्काल दर्ज की जाए? हाँ, अवेयरनेस ही है अपने आप को। जब हमें ये पता होगा, एक आम लेडी को ये पता होगा कि अगर ये मैं एफआईआर थाने में मेरी दर्ज नहीं हो रही है, मेरे पास दूसरा तरीका कोर्ट में जाके 156(3) में एप्लीकेशन फाइल करने का है, तो वो जागरूकता उसके पास आएगी। ठीक है, नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंडेटरी अब तो ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज हो रही है ना, आप करेंगे ही करेंगे। सारी जगह के एसएसपी ने भी डायरेक्शन करे हुए हैं कि आप मैंडेटरी आप करेंगे, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रिपोर्ट दर्ज होगी। अच्छा, तो नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, 156(3) में एप्लीकेशन डालेंगे आप। जी जी। तो आपकी दर्ज होगी। तो वही है कि सबको जानकारी देना है। बिल्कुल। मानव तस्करी वाले मामले भी क्या आपके पास कभी आते हैं? हाँ, कई आते हैं। इस पे हमने PILs भी करी हुई है। अच्छा, जैसे क्या, किस तरह के? बस जी ने इस पे कई ऑर्डर्स करे हुए थे। जी जी। किस तरह के मामले में आते हैं? क्या हो रहा है इनमें? मानव तस्करी किस तबके के बीच हो रही है? कौन लोग वो होते हैं और कहाँ उन लड़कियों को ले जाया जाता है, और कैसे आप उन्हें न्याय दिलाते हैं, कैसे उन्हें छुड़वाते हैं वहां से? छुड़वाने का तो ये है, देखिए मैम, उसके लिए भी किसी को आगे आना है। अगर आपका बच्चा मिसिंग है, आप डेलिबरेटली अपने अपने बच्चे को भेज दिया है, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसमें भी कई बार ऐसे मैटर भी आए हैं कि जिसमें कि नेबर्स को लगा कि ये बच्चा इनके पेरेंट्स के पास इतने दिन तक नहीं है, तो उसमें कुछ गड़बड़ जरूर है, तो उन्होंने शिकायत करी। उनकी शिकायत के बाद ये मामला उठा। तो यहाँ भी ये कि जागरूक है, अब नेबर ही सही जागरूक तो है कि उन्हें लगा हमारे पड़ोस में 10 बच्चे हैं, 10 में से एक बच्चा नहीं है, तो माँ बाप जो है प्रलोभन में आके कर देते हैं, या किसी की कोई मजबूरी भी हो जाती होगी, है ना। बट वो मजबूरी को उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि हमने अपना बच्चा देना है उसमें, है ना। कितना फीसद लड़कियां वापस आ पाती हैं इन मामलों में? आज के टाइम में देखा जाए, पुलिस वर्कआउट तो कर रही है, उस पे बहुत एग्जैक्ट तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते कोई संदेश आपका हो हमारे तमाम हल्द्वानी के श्रोताओं के लिए? सभी हल्द्वानी के श्रोताओं को यही है कि किसी भी वुमेन को कोई भी फ्री एड चाहिए हो, किसी तरह की लीगल कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो वो कभी भी हाई कोर्ट में आके मेरा नाम ढूंढ के मुझे ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। और वुमेन्स के लिए बहुत सारे राइट है। आज के दिन में भी वुमेन बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, इसलिए वो अपने आप को किसी से कम ना समझे। कानून में उनको सबसे ज्यादा अधिकार दिए हैं, वो आगे आके अपनी बात को रखे और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू। तो बहुत सुंदर जी। तो आपने बिल्कुल अपना बता दिया कि फ्री एड, फ्री हेल्प आपकी होगी। तो हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं, तो प्रभा नैथानी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप कभी भी हाईकोर्ट में जाकर अपने मुद्दे उनके सामने ला सकते हैं। प्रभा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के साथ बात करने के लिए। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, Facebook पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ मैं सुनीता भास्कर, लता जी और प्रज्ञा जी, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों नमस्कार।